अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीजन में खैर मकदम करता हूं। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश खुदम जिंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज का आप टॉपिक देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नजीर अकबर आबादी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि अब तक आपके सिलेबस में कुछ गजलें शामिल हैं। क्या शामिल है दोस्तों? कुछ गजलें शामिल हैं। उन गजल को शोरा को हम पढ़ा चुके हैं, उनकी गजलें भी हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अब आपके सिलेबस में कुछ नज़में हैं, कुछ मंजूमात हैं, और उन मंजूमात के साथ उनकी शोरा की भी हमें क्या पढ़नी है, सवान हयात वगैरह पढ़नी है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नजीर अकबर आबादी के बारे में। एक अजीम शायर कहा जा सकता है, एक अजीम शायर कहा जा सकता है। इनके लिए कहना बजा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आपसे नजीर अकबर आबादी को पहला शायर माना जाता है नज्म निगारी के मामले में। एक जमाना था 1726, 1727, 1723। ये जमाने हैं मीर के, मीर दर्द के, सौदा का एक जमाना था। उस दौर में गजल गोई बहुत बामऊरुज पर थी, बहुत नाम था गजल गोई का। हर कोई गजल गोई में हाथ आजमा रहा था, हर कोई गजल गोई में अपना नाम कमा रहा था। उस जमाने में एक शख्सियत आई, उनका नाम था नजीर। क्या नाम था? नजीर। इन्होंने गजल गोई की रिवायत से हटकर एक अलग रास्ता अपनाया, अपना एक अलग रास्ता निकाला। उस पर आपने नज्म निगारी की शुरुआत, इसलिए आपको नज्म निगार, पहला नज्म निगार भी आपको बाकायदा नज्म निगार आपको माना जाता है। आपको आवामी शायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप आवाम से मुताल्लिक टॉपिक आप लिखते थे। आवाम में रहकर आवाम की बातों को लिखना, आवाम की बातों को अपने सुखन में, अपने कलाम में इस्तेमाल करना, ये इनकी खासियत थी। तीसरी चौथी बात, बाज मुहक्किक ने, बाज नक्काद ने इनको शायर ही नहीं माना। उन्होंने कह दिया बस ऐसे तुकबंदी मिला दिया करते थे और वर्डिंग्स को थोड़े शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया करते थे। ये कोई शायर ही नहीं थे, ये कोई शायर नहीं थे। लेकिन फिर एक वक्त गुजरा, वक्त आगे बढ़ा, वक्त ने अपनी करवट ली और दूसरे नक्कादों ने, दूसरे तनकीद निगारों ने, दूसरे मुहक्किक ने इस बात की तह तक गए और पता लगाया कि नहीं, नजीर अकबर आबादी प्रॉपर बाकायदगी के साथ एक पहले नज्म निगार शायर माने जाते हैं। क्योंकि इसका उन्होंने जो पैरामीटर जो रखा है वो ये रखा है कि एक शायर के लिए सबसे अहम बात क्या है, वो अपना मैटर, वो अपने जज्बात, वो अपनी फीलिंग्स आवाम तक पहुंचा सके, अपनी बातों को आवाम तक पहुंचा सके। और नजीर अकबर आबादी उस चीज पर पूरे पूरे खरे उतरे हैं। आवाम की बातों को आवाम तक पहुंचाना ये आपने शामिल किया है, इसलिए आपको पहला नज्म निगार शायर आपको माना जाता है। आपके बारे में बहुत सारी बातें हैं, नजीर साहब बहुत ही कमाल के शायर हैं। इनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई जा सकती है, लेकिन आज की क्लास में आपको कुछ कुछ खास बातें जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, मैं सिर्फ उन चीजों की तरफ निशानदेही करूंगा। एक फिल्म स्टोरी की तरह मैं आपको सब चीजें कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा। जैसे तारुफ और शख्सियत, इनका बचपन, फिर इनका खानदानी हालत, शुरुआती जिंदगी, फिर इनकी तालीम, इनकी पढ़ाई शिक्षा के बारे में, मुलाजमत और हालात जिंदगी के बारे में, अहम मंजूमात क्या लिखी है और अखबार लोगों ने क्या इनके बारे में, और दूसरे शोहरा वगैरह ने, दूसरे तनकीद निगार में क्या इनके बारे में कहा है। इन सब चीजों सीक्वेंस के साथ हम पढ़ेंगे, एक एक स्टार्टिंग के साथ। पहला टॉपिक है दोस्तों इनका तारुफ और शख्सियत। तारुफ और शख्सियत, नाम इनका असल नाम सैयद वली मोहम्मद, सैयद वली मोहम्मद। और पहली बार मैं आईएमपी लगा रहा हूं किसी के नाम पर, पहली बार किसी के नाम पर मैंने आईएमपी लगाया है। सिर्फ सबसे ज्यादा नाम पूछा गया है नजीर का, क्योंकि हम देखते हैं इनका कलमी नाम नजीर अकबर आबादी है। हालांकि अकबराबाद पहले आगरा को कहा जाता था और आप आगरा को ही पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। हालांकि आगरा का आपने ज्यादा जिक्र नहीं किया है अपने कलाम वगैरह में, लेकिन आपने पूरी मोहब्बत दिखाई आगरा के साथ, अपने आप को आगरा का कहने पर नाज किया कि नहीं मैं आगरा से हूं। आगरा को उस जमाना अकबराबाद कहते थे। तो आपने सबसे ज्यादा नाम आपका एग्जाम में, गुज़िश्ता इम्तिहान में सबसे ज्यादा नाम पूछा गया है। हम सब जानते हैं नजीर 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 करते हैं। नजीर साहब का असल नाम क्या है दोस्तों? सैयद वली मोहम्मद। तो बताइए अली मोहम्मद कौन थे? कमेंट में बताइएगा। तखल्लुस इनका नजीर, तखल्लुस क्या दोस्त इनका? नजीर है। वालिद का नाम था शेख मोहम्मद फारूक, शेख मोहम्मद फारूक। और लकब इनका अवामी शायर, और यहां भी मैं लगा रहा हूं आईएमपी, अवामी शायर आपको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अवाम की चीजों को अपने कलाम में शामिल किया है। पैदाइश इनकी 1740 दिल्ली में हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाज किताबों में आपको 1739 भी मिलेगा, एक में जगह 1742 भी मिलेगा। मैंने ऐसी किताबें देखी है
लेकिन आपको 39, 40, 41 यानी कि पचड़े में नहीं पढ़ना है। आपको बस ये देखना एनसीईआरटी क्या बोलती है, आपको वही चीज को सही माननी है, भले वो गलत है तो भी वही सही है, क्योंकि रिट लगाने में यही आपके काम में आएगी। वफात आपकी दोस्तों 1830 में अकबराबाद में आपने 90 साल की उम्र पाई है। कितने साल उम्र पाई दोस्तों? 90 साल की। और ये सवाल भी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछा जा चुका है। देखिए आप, नजीर का पहला ही पेज है, पहले सवाल में 3 चीजें एमपी सीधी नजर आ गई आपको। इसके बाद नजीर एक मिलनसार इंसान थे। साज हो गया, साध नहीं, मिलनसार है। क्या है? मिलनसार। नजीर एक मिलनसार इंसान थे। मिजाज में आजिजी, इंकिसारी, शोखी, जराफत, खुश मिजाजी और इंसान दोस्ती नुमाया थी। इनका जो नेचर था, इनके जो हैबिट थी, इनका जो रहन सहन का तरीका था, वो मिलनसार था। सभी लोगों से मोहब्बत से पेश आते थे। हंसी मजाक इनकी जिंदगी में था। आजिजी, इंकिसारी थी, बहुत इंकिसारी के साथ अपने आप को छोटा समझकर साहब आप बड़े साहब, ऐसी मोहब्बत आना पेश में आप सबके साथ पेश आते थे। नजीर एक कनात पसंद तबीयत लेकर आए थे। दरबारों से वाबस्तगी न थी। उनका हल्का अहबाब वसी था और इस हल्के में अमीर और गरीब, आलिम और जाहिल, पैसा पेशावर, गैर पेशावर, हिंदू मुसलमान किसी की कैद न थी। और ये बात बहुत ही अजीम बात इनकी साबित होती है। नजीर कनात पसंद तबीयत, कनात पसंद कहते हैं जो मिल गया उसी में सब्र कर लेना, जो मिल गया उसी में सब्र कर लेना, ये उनकी फितरत थी। उसके बाद आप दरबारों से वाबस्ता नहीं थे। दरबारों में जाके शेर व शायर लिखना आपके काम नहीं था। इनका हल्का अहबाब, हल्का जौक, हल्का अहबाब बार बार आ रहा है, हल्का अहबाब, दोस्तों का जो ग्रुप था वो बहुत वसी था, बहुत बड़ा सर्कल था दोस्तों का। उस हल्के में, उस ग्रुप में अमीर गरीब भी थे, अमीर भी थे, आलिम भी थे तो जाहिल भी थे, पेशावर भी थे तो गैर पेशावर भी थे, काम धंधे वाले भी थे, फोकटे भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अलबत्ता बात ये कही जाती है, कोई भी खैर नहीं थी। हर तरह के, आपने हर तरह के दोस्त आपके आपके ग्रुप में शामिल थे। नजीर अकबराबादी को पतंगबाजी, कुश्ती, वर्जिश, कबूतरबाजी और शतरंज का बहुत शौक था। अब आप बताइए, शतरंज किसका शौक था? नजीर अकबराबादी के अलावा। और पतंगबाजी का किसको शौक था? नजीर के अलावा। ये बात आप कमेंट में बताइएगा, इससे पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। नजीर ने अपनी नज्मों में अवामी जज्बात की अक्कासी की है, यानी जिन मौजूद का ताल्लुक अवामी जिंदगी से हुआ है, और यही उनकी नज्मों का खास मौजू रहा है, इसलिए अवामी शायर आप कहलाए। अवामी शायर कहलाने का मतलब यह है अवाम से ताल्लुक हो, जिन बातों का अवाम से ताल्लुक हो। एक शायर ने लिखा है शेर व शायरी के बारे में, एक शायर ने लिखा है शेर व शायरी के बारे में, शेर व शायरी में लिखा है इश्क मोहब्बत के बारे में। अब जरूरी तो नहीं है कि दुनिया में हर इंसान को इश्क हो ही हो, जरूरी नहीं हर इंसान को हिजरत विसाल की बातें नसीब हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन आवाम से जुड़ी बातें, बताइए, मेले ठेले, हर इंसान मेले ठेले से जुड़ा है, हर इंसान त्योहारों से जुड़ा है। आपने होली पे लिखा है, दिवाली पे लिखा है, आपने ईद पे लिखा है, शबे बारात पे लिखा है। इंसान त्योहारों से जुड़ा है, इंसान घर गृहस्थी से जुड़ा है। आपने आटा दाल के ऊपर लिखा है, बताइए आटे दाल के बिना किस इंसान की जिंदगी ऊपर आएगी? ये तो जरूरी चीजें हैं। तो आपने उन बुनियादी चीजों को जो आवाम से जुड़ी है, आपने उन बातों को अपने कलाम में शामिल किया है। अवामी अनासिर को शामिल करने की वजह से ही आप क्या कहलाए? अवामी शायर कहलाए। और इस बात को घुमा फिराकर कई बार पूछा जा चुका है, अवामी शायर क्यों कहलाए? अवामी अनासिर की वजह से कौन से शायर मशहूर हैं, इस तरह पूछा जा चुका है। नजीर के नज़्मों के मुतालिक ये जुमला सादिक आता है, यानी सच्चाई बयान करता है कि नजीर मौजुआती और लिसानी दोनों एतबार से अवामी और खालिस हिंदुस्तानी शायर है। चुनाचे उनकी शायरी भी हिंदुस्तानी मौसीकी के लिए और आहंग में धुली हुई नजर आती हैं। आपने जो लिखा है उससे नजर आता है आप पूरे हिंदुस्तानी शायर हैं, क्योंकि उसमें हिंदी भी शामिल है, अवाम की भाषा शामिल है, अवाम की जबान शामिल है, लोकल चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है, और वही इनको खासियत दूसरे लोगों से आपको इंफरादियत बख्शता है। नजीर को जमीनी शायर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जमीनी सतह पर रहकर शायरी की है, बल्कि नजीर से ही नज्म निगारी की बाकायदा इब्तिदा मानी जाती है। और दोनों बातें आपको क्या रखनी है दोस्तों? आई पे रखनी है। और नजीर से मुतालिक बहुत सी बातें जो आप याद रख सकते हैं। नजीर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहली बात, आपको जमीनी शायर कहा जाता है। जमीनी शायर कहने का मतलब है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ वाला आदमी है। बहुत पैसा है किसी इंसान के पास, बहुत माल दौलत है, फिर भी 2 पट्टी की चप्पल में घूमता है, आराम से बढ़िया लाखों का सूट पहन सकता है, पर फिर भी इंसान एक छोटे से कुर्ते पजामे में रहकर घूमता है।
ये पर्सनैलिटी कहलाती डाउन टू अर्थ। एक इंसान को चाहिए बड़ी कारों में घूमता है लेकिन फिर भी गरीबों को जाकर के खाना खा ले, तो ये चीजें क्या शामिल होती है? डाउन टू अर्थ। तो आप बड़े अवामी जमीनी शायर थे, जमीन पर रहकर लोगों के बीच में रहकर, आम लोगों के बीच में रहकर आपने शेर व शायरी की शुरुआत की है और आपसे ही नज्म निगारी की बाकायदा इब्तिदा मानी जाती है। माना जाता है कि नज्म सबसे पहले नजीर ने ही लिखी थी, क्योंकि उससे पहले गजल की मर्सी की सबसे ज्यादा क्या थी? फरावानी थी। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, आती है अहम तसानीफ यानी अहम मंजूमात। आपकी खास खास नज़में कौन सी दोस्तों? सारी की सारी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आपकी इंपॉर्टेंट जो नज़में हैं वो मैं टिक लगा देता हूं। आपकी है मुफलिसी, याद रह जाएगी। रोटी नामा, आदमी नामा, होली नामा, हंस नामा, बंजारा नामा, जिस पर डबल टिक है वो आपको ज्यादा याद रखनी है। हालांकि नज़में बहुत सारी है पर ये वो खास है जो सबसे ज्यादा अब तक एग्जाम वगैरह में पूछी जा चुकी है। शबे बारात, महादेव जी का ब्याह, बलदेव जी का मायका, कलजुग, दारुल मकानात, जाड़े की बहारें, गुरु नानक, ईद उल फित्र, दिवाली, गिलहरी का बच्चा, रीछ का बच्चा, बरसात की बहारें, रहे नाम अल्लाह, अंधेरा, आटा दाल, आंधी, दशहरा, कृष्ण कन्हैया का बालपन। ये जो आंधी नज्म है ना, ये कैफी आजमी ने भी लिखी है, लेकिन आंधी नज्म किसने लिखी है? नजीर अकबर आबादी ने भी लिखी है। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा आज का टॉपिक अकवाल को लेकर कि लोगों ने फिर क्या कहा इनके बारे में। बकौल मजनू गोरखपुरी कहते हैं, नजीर की नज्म कलजुग मुआशरती अहदनामे के मुमासिल है। मुआशरती अहदनामा इसमें नजर आता है, किसमें? नजीर की नज्म कलजुग उसमें। बकौल शमसुर रहमान फारूकी कहते हैं कि नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद था। उनका छोटा दिमाग था और तजुर्बा बिल्कुल महदूद था, बहुत छोटा सीमित दायरा था आपका। बकौल शमसुर रहमान फारूकी वापस फरमाते हैं, शायरी नजीर के कब्जे कुदरत से बाहर है। यानी नजीर के लिए शायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि बड़ी बात है। ये शायरी उनके लिए उनके बस की बात नहीं है, कहने का सेंस ये उनका। बकौल कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। वो अपने आप में ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं कि शायरी बहुत छोटी चीज है उनके लिए। तो बकौल कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, नजीर उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। और ये बात दोस्तों आपको रखनी है, IMP। उर्दू शायरी के आसमान पे एक चमकता हुआ सितारा कौन है? नजीर अकबर आबादी। ये सवाल पूछा जा चुका है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। एक उदाहरण एग्जाम्पल है बकौल नियाज फतेहपुरी, नजीर अकबर आबादी एक चुटकुलेबाज शायर है और ये बात भी एग्जाम में आ चुकी है। नियाज फतेह, किसने कहा था कि नजीर एक चुटकुलेबाज शायर है? वो थी दोस्तों नियाज फतेहपुरी। कौन थे? नियाज फतेहपुरी। बकौल नियाज फतेहपुरी, उनके यहाँ कबीर के अखलाक और खुशरों की जहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है। ये दो तो आपको याद रखने ही रखना है, ये तो आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे ही जाएंगे अगर पूछेंगे तो। और इसमें कुछ है तो इसमें कुछ खास नहीं है, वो दो ज्यादा आपको खास याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जितनी भी नजीर से रिगार्डिंग सारी बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। नजीर से इससे बाहर आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इससे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, एक नए टॉपिक के साथ, नए पीढ़ी के साथ, एक नए नज्म निगार के साथ। तो अब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।